बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, उसके हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स में हमने पढ़ा था, बाकी जो है हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अच्छा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम न्यूरोफेसिस, न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहते हैं। जैसे कि हम एज अ होल पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हम हाइपोफिसिस कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडियल हाइपोफिसिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेल्स होते हैं दे आर ग्लैंड लाइक सेल्स। ग्लैंड सेल्स जो है ये नर्वस सिस्टम में हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। सो ग्लैंड लाइक सेल्स जो है वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं और उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पिट्यूसाइड्स। अच्छा, पिट्यूसाइड्स जो है ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो नर्व्स आते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, उनके जो नर्व एंडिंग्स होती है या नर्व फाइबर्स जो होते हैं टर्मिनल, उनको सिर्फ ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका हार्मोन सिक्रीशन में कोई इनका रोल नहीं है। सही है। अच्छा, ये जो है दो हार्मोन सिक्रीट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है एडीएच जिसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है ऑक्सीटोसिन। सो एडीएच जो है ये सिक्रीट होता है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई में जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। सही। ऑक्सीटोसिन जो है ये पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सिक्रीट होता है। ये दोनों जो है ये दोनों न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियाई है। ठीक। अच्छा, 1/6 as much of the second hormone as of its primary hormone. अच्छा, so supraoptic nuclei का जो primary hormone है that is ADH, periventricular nuclei का जो primary hormone है that is oxytocin। लेकिन supraoptic nuclei जो है वो कुछ amount of oxytocin भी रिलीज कर सकता है and periventricular nuclei जो है ये कुछ amount of ADH भी रिलीज करते हैं, लेकिन उसका सिर्फ 1/6 अमाउंट जो है वो रिलीज होता है सेकेंड हार्मोन का। प्राइमरी हार्मोन फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी हार्मोन जो है फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूक्लियाई 6 पार्ट्स ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, तो उसमें से 5 पार्ट्स जो है वो हमारे प्राइमरी हार्मोन के होते हैं और 1 पार्ट जो है सॉरी 1 पार्ट जो है वो सेकेंडरी हार्मोन का होता है। मतलब ये है कि अगर 6 पार्ट ऑफ हार्मोन रिलीज होता है तो उसमें सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई से, तो उसमें जो है वासोप्रेसिन 5 पार्ट्स का होता है एंड ऑक्सीटोसिन 1 पार्ट का होता है। सेम इज द केस विद पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अगर पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई 6 पार्ट ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं तो उसमें से 5 पार्ट्स ऑक्सीटोसिन के होते हैं, एक पार्ट जो है वो एडीएच का होता है। सही है। सो बेसिकली ये दोनों न्यूक्लियाई जो है ये दोनों हार्मोन सिक्रीट कर सकता है, लेकिन एक उसका प्राइमरी हार्मोन है जो कि लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, दूसरा उसका सेकेंडरी हार्मोन है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। ठीक है। अच्छा, कैरियर प्रोटीन एंड कार्ड न्यूरोफाइसिस। अच्छा, अब ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, तो ये जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं तो ये अकेले नहीं आते, ये कोई कैरियर प्रोटीन इनके साथ होते हैं और इसके साथ ये बाइंड हो जाते हैं और फिर जो है ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं। फिर वहां से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये रिलीज होते हैं और जो एडजेसेंट कैपिलरीज होती है वहां पे ये एब्सॉर्ब होते हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम में इसको पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सो ये पूरा जो है ये है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये जो है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो कि एडीएच एंड वासोप्रेसिन रिलीज करते हैं। सो ये न्यूक्लियाई जो है इसमें जो है बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो इन हार्मोन्स को लेके जाते हैं कहाँ तक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में लेके जाते हैं। ठीक है। ये हार्मोन्स जब आते हैं इस एक्सॉन में, सो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो है हमारा हार्मोन है वासोप्रेसिन, ये अकेले नहीं जाता, ये बाइंड हो जाता है न्यूरोफाइसिन के साथ जो कि एक कैरियर प्रोटीन है। सी ये दोनों आप देखिए तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फिर ये एक्सॉन टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं जो टर्मिनल नोड्स होते हैं वहां पे आ जाते हैं
और जब ये रिलीज होते हैं तो ये दोनों एक ही साथ रिलीज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि न्यूरोफाइसिन सी सेपरेट हो जाए फिर ये रिलीज हो जाए, नहीं, दोनों एक ही साथ ये रिलीज होते हैं। फिर जब रिलीज हो जाए सिक्रीट जब यहाँ से हो जाए तो फिर ये अनबाइंडिंग इनकी हो जाती है, ये जो है डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर यहाँ पे जब एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, ये रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सही है। अच्छा, ये जो है न्यूरोफाइसिन जब यहाँ से रिलीज होता है, सो इसका कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन या कोई नॉन फंक्शन इसका नहीं है, ये बस सिर्फ इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट अगर हम इसको कह लें तो इसमें रिलीज हो जाता है, इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। और वेसोप्रेसिन जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे कैपिलरीज में, सही। अच्छा, अब इनके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि एलडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये दोनों जो है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है और इनमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। इस वजह से हम इनको नैनोपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें जो है 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। इनका सीक्वेंस क्या होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस? सो वेसोप्रेसिन का सीक्वेंस है, सबसे पहले इसमें होता है सिस्टीन, फिर उसके बाद होता है टायरोसिन, फिर फिनाइल एलेनिन, फिर जो है ग्लूटामीन, फिर होता है एस्पेरेजिन, फिर होता है सिस्टीन, फिर प्रोलीन, अर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, सही है। ये इसका जो है अमीनो एसिड सीक्वेंस है। ऑक्सीटोसिन का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो है वो सेम है, सिस्टीन, टायरोसिन और उसके बाद होता है आइसोल्यूसिन, फिर है ग्लूटामीन, फिर एस्पेरेजिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसीन एंड ग्लाइसिन। सो ज्यादातर जो है इनका स्ट्रक्चर, केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिर्फ जो डिफरेंसेस आ रही है सो वो इस जगह पे है, यहाँ पे है आइसोल्यूसिन एंड फिनाइल एलानिन में डिफरेंस है, और यहाँ पे आप देखिए सो अर्जिनिन एंड ल्यूसीन का डिफरेंस है, सही। बाकी जो है इनका सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा होता है, इसके फंक्शंस भी जो है वो रिलेटेबल होते हैं। अच्छा अच्छा, अब एडीएच का जो है फंक्शन क्या होता है? तो एडीएच का फंक्शन है कि ये हमारे जो वाटर के जो बैलेंस है, वाटर जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखता है। अगर बहुत कम अमाउंट में भी एडीएच अगर रिलीज हो जाए, सो बहुत माइन्यूट अमाउंट, सो तब भी वो जो है हमारे जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है। वाटर की एडीएच क्या करता है कि ये हमारे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है, कहाँ पे? हमारी किडनीज में। ये जो है नेफ्रॉन है पूरा, यहाँ पे आप देखिए सो ये डिस्टल ट्यूब्यूल है और ये जो है कलेक्टिव ट्यूब्यूल। सो इस डिस्टल ट्यूब्यूल और जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल है, यहाँ से जो है एडीएच क्या करता है? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है। सो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखिए तो यहाँ पे एडीएच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही, सही है। अब इस वाले में आप देखिए सो यहाँ पे एडीएच जब सिक्रीट होता है तो फिर जो है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है, ठीक। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है। सो इन दोनों जगहों पे जो है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। अगर एडीएच नहीं होता तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती और यूरिन जो है वो लार्ज अमाउंट में बनता है एंड डाइल्यूटेड होता है, सही। लेकिन जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है सो सोल्यूट की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाती है, सॉल्वेंट जो है वो कम हो जाते हैं, तो इस वजह से यूरिन का वॉल्यूम स्मॉल होता है एंड कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सो इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए सो ये एक नेफ्रॉन को शो किया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सो इस नेफ्रॉन का थोड़ा सा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट जो है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो लिया हुआ है। इस पार्ट को अगर हम देखें सो इसमें हमें छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं। ये सेल्स जो है इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि ये इस साइड वाला मेम्ब्रेन जो आउटर साइड वाला मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। जो डक्ट के इनसाइड वाला मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। अच्छा, नॉर्मली ल्यूमिनल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, मतलब इसमें वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो मेम्ब्रेन है, सही, वाटर यहाँ से पास नहीं हो सकता। इस डक्ट में जो है वाटर प्रेजेंट होता है लेकिन वो अंदर जो है सेल के अंदर वो नहीं जा सकता, सही। लेकिन
जब एडीएच रिलीज होता है तो फिर क्या होता है कि ये वाटर जो है अंदर आ जाता है। सो जब एडीएच रिलीज होता है तो एडीएच क्या करता है कि ये जाके जो बेसिलेटरल मेम्ब्रेन है वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं। सो उसके साथ ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये एडीएच के हैं। सो एडीएच उसके साथ बाइंड हो जाता है और यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है उसको स्टिमुलेट कर लेते हैं। सही। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन फिर क्या करता है कि ये जाके एड्रेनालाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एड्रेनालाइन साइक्लेज क्या करता है कि ये एटीपी को कन्वर्ट कर लेता है इनटू साइक्लिक एएमपी। सही है। फिर साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, प्रोटीन काइनेज को ये फॉस्फोराइलेट उसको कर लेता है। यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है ये पी असल में फॉस्फोराइलेशन को शो करता है कि प्रोटीन काइनेज ए को इसने फॉस्फोराइलेट कर लिया। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स है इस कलेक्टिंग डक्ट के, इसमें छोटे छोटे से स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स होते हैं। ये देखिए आप, सो ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल होते हैं इस सेल के अंदर। इस वेसिकल में क्या होते हैं, इसमें एक्वाप्यूरिन्स होते हैं। ये देखिए, ये जो शो हो रहे हैं ये प्रोटीन्स है और ये प्रोटीन जो है ये वाटर चैनल प्रोटीन है, इसमें से वाटर पास हो सकता है। सही। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एक्वाप्यूरिन्स। अच्छा, ये एक्वाप्यूरिन्स अब क्या करते हैं कि जब ये प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं कि जब इस जो स्पेशलाइज्ड वेसिकल है इनको फॉस्फोराइलेट करते हैं। जैसे ही इनको फॉस्फोराइलेट करता है तो ये वेसिकल जाके क्या करते हैं कि जो लैमिनल मेम्ब्रेन होती है ना उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो ये मतलब उसका एक पार्ट सा बन जाता है। तो अब ये जो एक्वाप्यूरिन्स है ये कहाँ पे चले गए, ये एक्वाप्यूरिन्स हमारे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे चले गए। सो अब इस इन एक्वाप्यूरिन्स की वजह से क्या होता है कि अब इनमें से जो है वाटर पास हो सकता है। ये मेम्ब्रेन अब परमेबल है। ये मेम्ब्रेन परमेबल किस वजह से हुआ, हमारे एडीएच की वजह से। एडीएच आता है, यहाँ पे होल मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से एक्वाप्यूरिन्स ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। लेकिन जो बेसल लेटरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे आप देखिए, सो इसमें ऑलरेडी जो है एक्वाप्यूरिन्स होते हैं, इसके लिए एडीएच की जरूरत नहीं होती। सही। इन एक्वाप्यूरिन्स के बनने के लिए। लेकिन जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे जो एक्वाप्यूरिन्स है ये एडीएच की वजह से ही बनता है। सो एडीएच की वजह से एक्वाप्यूरिन्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशियल ये जो इंस्टीट्यूशन होता है मेडुलरी इंस्टीट्यूशन, इसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, इसमें सॉल्वेंट कम होता है। और जो डक्ट होता है, डक्ट के इनसाइड जो है ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम होती है, मतलब वहाँ पे सोल्यूट जो है वो कम होते हैं। तो इस वजह से वाटर जो है वो इंडक्ट से चला जाता है कहाँ पे, इंस्टीट्यूशन में। सही। सो ऑस्मोसिस की वजह से जो है ये वाटर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है। सेल के फिर बेसिलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पे आ जाता है, इंस्टीट्यूशन में। सही। सो इस डक्ट से जो वाटर है उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है इंस्टीट्यूशन में, और किसकी वजह से हो रही है, एडीएच की वजह से। सही। तो ये इसका होल प्रोसेस है कि एडीएच की वजह से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कैसे होती है। सो जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है तो फिर जो यूरिन आता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में आता है, एंड वो जो है काफी होता है, कंसंट्रेटेड होता है। सही है। अच्छा। अच्छा, अब इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, जो एडीएच है, इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है। सो increased extracellular fluid osmolarity stimulates ADH। अगर हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर के फ्लूइड जो है अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, मतलब उसमें जो है वो काफी कंसंट्रेटेड है, उसमें जो है सल्यूट जो अमाउंट है वो ज्यादा है, काफी कंसंट्रेटेड है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस होता है या हाइपोथैलेमस के अराउंड जो एरिया है वहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि वो इस जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि अब अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। सही है। तो क्या होता है कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है उसमें से फ्लूइड
बाहर आ जाता है, सही है? क्योंकि चूँकि जो है बाहर जो सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, सो इस वज़ह से ऑस्मोरिसेप्टर से फ्लूइड बाहर आ जाता है, सो उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि जो फ्लूइड है वो बाहर चला गया, सो इस वज़ह से इसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। सो वो जो है क्या करता है कि सिग्नल्स को इनिशिएट कर लेता है। वो सिग्नल्स क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस में जाते हैं और वो एडीएच की अमाउंट को सिक्रीट करते हैं, सही? सो एडीएच की अमाउंट जो है वो एज हाई एज 20 टाइम्स नॉर्मल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, सही? हो सकता है। मतलब ये है कि अगर हमारे जो फ्लूइड्स हैं, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो एडीएच का अमाउंट जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा। कन्वर्सली अगर हम डाइल्यूट कोई सॉल्यूशन डाल दें बॉडी में, सो उसकी वजह से वाटर जो है वो कहाँ पे जाएगा, ऑस्मोरिसेप्टर्स के अंदर जाएगा, उसके सिग्नल्स को डिक्रीज करेगा और एडीएच जो है वो उसकी सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है ये हमारे जो है हाइपोथैलेमस में होते हैं या फिर उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे होते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वहाँ पे या ये ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये जो है कहाँ पे होते हैं, ये ऑर्गेनम वेस्कुलोजम में होता है। ऑर्गेनम वेस्कुलोजम जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स है जो कि हमारा सीएसएफ बनाते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सीएसएफ बनाते हैं सो उनको कहता है वेंट्रिकल, उसमें से सारी सीएसएफ की सर्कुलेशन होती है और रेगुलेशन होती है। सो थर्ड वेंट्रिकल जो है वहाँ पे एक एरिया है, उसको कहते हैं ऑर्गेनम वेस्कुलोजम। तो वो एरिया जो है वो क्या, उसमें भी ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ऑर्गेनम वेस्कुलोजम में, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई में। लेकिन जहाँ पे भी हो ये ऑस्मोरिसेप्टर, इसका मैकेनिज्म जो है वो इस तरह होता है जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया कि अगर बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसकी वजह से एडीएच जो है वो ज्यादा रिलीज होगा। एडीएच ज्यादा रिलीज होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा एंड बॉडी में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसको बैलेंस रखेगा। अगर बॉडी का जो सॉल्वेंट पार्ट अगर ज्यादा हो गया, सोल्यूट कम हो गई, तो एडीएच जो है वो कम रिलीज होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी एंड जो अमाउंट है वो नॉर्मल हो जाएगी, सही है? अच्छा, अब जो है लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर पे एडीएच का क्या इफेक्ट है, या लो ब्लड प्रेशर का या लो ब्लड वॉल्यूम का एडीएच पे क्या इफेक्ट है। तो एडीएच जो है, अगर ब्लड प्रेशर जो है अगर वो कम हो जाता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि एडीएच जो है उसका हायर कंसंट्रेशन रिलीज होता है, सही? सो एडीएच जो है ये एक पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ये हमारे आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, आर्टेरियोल्स को नैरो कर लेते हैं और इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक? तो इसलिए इस वजह से जो है हम एडीएच को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, क्योंकि इस वेसो मतलब वेसल्स के साथ ये रिलेटेड है। तो वेसल की प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना जो है वो एडीएच का काम होता है, इस वजह से इसको वेसोप्रेसिन कहते हैं। सो अगर ब्लड प्रेशर कम है, सो एडीएच ज्यादा रिलीज होगा और वो जो है कंस्ट्रक्शन करेगा और इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है, आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब ब्लड वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है हमारे एडीएच पे। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होता है, अगर 15 to 25% तक ये डिक्रीज हो जाता है जितना नॉर्मल होता है ना, सो उसका 15 to 25% अगर डिक्रीज हो गया, सो वो क्या करता है कि इस अंडर फिलिंग की अनएक्साइटेड एज रिजल्ट ऑफ अंडर फिलिंग, सो हमारे जो आर्टरीज होती है ना, सो आर्टरीज में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, सो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्साइट नहीं होते, सही? अंडर फिलिंग की वजह से वो एक्साइट नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे जो एडीएच की सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक? एडीएच की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है एज हाई एज 50% ऑफ द नॉर्मल, ठीक? और फिर वो क्या करते हैं, एडीएच की वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह अगर वाइस वर्सा हो सकता है ना, अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि वो एक्साइट करेगा हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स को, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेगी कि एडीएच की सिक्रीशन को डिक्रीज करवाएगी। जो ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कैरोटिड आर्टरीज, ओटिक जो आर्चेस होती है एंड पल्मोनरी रीजन्स में
ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं एडीएच को ये स्टिमुलेट कर सकते हैं, एडीएच की सिक्रीशन को ये इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके पास दूसरा हार्मोन है, देयर इज द ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है प्रेग्नेंट यूट्रस की, सही। स्पेशली जब गेस्टेशन का जब एंड आता है सो उसमें जो है ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये यूट्रस की बहुत ज़्यादा हो जाती है, सो इस वजह से जो है बेबी की बर्थ जो है वो होती है इस वजह से। सो कुछ फैक्ट्स है इसके रिलेटेड जो इस को सपोर्ट करते हैं कि हाँ वाकई में ऑक्सीटोसिन जो है ये डिलीवरी में हेल्प करता है। तो अगर हम क्या करें कि फर्स्ट फैक्ट ये है कि अगर हम जो है हाइपोफिसेक्टमाइज कर ले एनिमल को, मतलब उसके हाइपोफिसिस जो है हम उसको कट कर ले, तो फिर क्या होगा कि उनका जो लेबर का पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्यों प्रोलॉन्ग होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो नहीं होता, सही। अच्छा, दूसरा फैक्ट क्या है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन प्लाज्मा इंक्रीजेस ड्यूरिंग लेबर, सही। जब डिलीवरी के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में ऑक्सीटोसिन का रोल जो है वो डिलीवरी में होता है। अच्छा, थर्ड फैक्ट क्या है कि अगर हम कोई प्रेग्नेंट सर्विक्स को अगर हम स्टिमुलेट कर लें तो उसमें जो है हाइपोथैलेमस तक सिग्नल्स जाते हैं और वो सिग्नल क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि हाँ वाकई में जो ऑक्सीटोसिन है इसका रोल जो है डिलीवरी में होता है, सही। दूसरा जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का वो है ब्रेस्ट से मिल्क की इजेक्शन करना। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि अगर ब्रेस्ट को हम देखें तो यहाँ पे जो है एल्विलाई होते हैं, ये देखिए ये एल्विलाई है। एल्विलाई के इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनको कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे आप देखिए तो आप लोगों को आसानी से नजर आ जाएगी, ये है मायो एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ब्रेस्ट की निपल की जब सकिंग होती है तो उससे स्टिमुलस जाता है हमारे हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो हमारे जो ऑक्सीटोसिन है उसको रिलीज करवाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में जाता है। ये ब्लड वेसल्स आके एंड होते हैं कहाँ पे? मायो एपिथेलियल सेल्स में। मायो एपिथेलियल सेल्स जो है ये क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवा लेते हैं और वहां से जो है फिर जो है मिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है, सही। ये मिल्क जो है ये फिर डक्ट्स के थ्रू इनके जो है इंजेक्शन होती है। सो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं मिल्क लेट डाउन या इसको कहते हैं मिल्क इंजेक्शन प्रोसेस। और ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है? ये प्रोसेस ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। आप लोगों को जो भी मसला हो सो यू कैन आस्क।